बात कर चुके थे, है ना। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था जलवायु प्रदेश के बारे में, क्लाइमेटिक रीजन के बारे में, फिर जलवायु को इंपैक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में, प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बात कर चुके थे। हाँ, आज नेक्स्ट टॉपिक भी शुरू हो जाएगा। आज हम सिंचाई भी शुरू करेंगे, ठीक है। तो उसमें सिंचाई बहुत पढ़ना है, जैसे उसमें जो नहर प्रणाली तंत्र के कुछ एग्जाम्पल्स आपको लिखना पड़ेगा ना एग्जाम में, उसमें से कुछ लिखाऊंगा, ठीक। साथ ही साथ जैसे कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी हैं, उनको भी कुछ 2-4-10 ठो याद रखिएगा। विशेषकर जो प्रस्तावित योजनाएं हैं जो अभी चल रही हैं, ठीक है, उनको जरूर याद रखिएगा। एक दो जो सबसे पुराने हैं वो, और जो अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, उनको याद रखना जरूरी है। तो वो भी आपको करवा देंगे 2-4 ठो, ठीक। तो एग्जाम्पल्स के साथ आप अगर नहीं लिखेंगे, ठीक है, हर टॉपिक में एग्जाम्पल्स आपका जरूर होना चाहिए। केवल कॉन्सेप्ट लिखेंगे तो आपको नंबर देगा नहीं, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, क्लियर। चलिए, उसके बाद हम लोग जो है अब पढ़ने वाले हैं यूपी की ऋतुएं, ठीक। और उसके बाद वर्षा का वितरण कैसा है, इस पर बात करेंगे। और यहीं पर आपका टॉपिक जो है क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये जो है इसको उठाएंगे क्योंकि यही 12 मास है ना, ठीक, क्लियर है। अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ग्रीष्म, शीत, है ना, वर्षा, यही 3 ऋतु में कन्वर्ट करेंगे। और तीसरा चूंकि हमारे यहाँ मानसून से संबंधित है तो लौटता हुआ मानसून वाला, ये तीनों आपको करना है ना। जलवायु प्रदेश पूछेंगे तो अपना उसमें केवल जलवायु प्रदेश आप लिखिए, फिर ये सब चीजें आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब जलवायु प्रदेश ऐसे पूछेगा कि जो यूपी के विभिन्न क्षेत्रों के जलवायु प्रदेशों का विवरण प्रस्तुत करें, इसमें बहुत, यार संतोष जी से बोलो हमको थोड़ा पानी दे दे, गला सूख है मेरा, ठीक है। तो केवल आप जलवायु प्रदेश में लिखेंगे। देखिए, बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, यूपी में बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फिक्स पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जब एग्जाम देंगे मेंस, तब एक बार जरूर संपर्क करिएगा, वहां पर भी कुछ किया जाएगा, क्लियर है बात, ठीक। तो ज्यादा घबराइए मत। जब हम लोगों से जुड़े हैं, जो लोग नए हैं, जो पुराने हैं उनको मालूम कि यहाँ सहयोग का स्तर क्या है, ठीक। जो नए लोग हैं, सहयोग का स्तर किसी भी विषय पर, मतलब जो पढ़ाई से रिलेटेड है, ठीक है, अगर आप हम लोगों से संपर्क करेंगे तो उस संबंध में आपको जो उचित जानकारी है वो दिया जाएगा। ये मत सोचिएगा कि आपको निचोड़ने की कोशिश की जाएगी। जो हम प्रोवाइड करा सकते हैं वो हम कहेंगे कि हम देखिए प्रोवाइड करा रहे हैं, आप यहाँ से आकर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम वो प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, ठीक, तो ऐसे कंडीशन में वो सोर्स आपको बता दिया जाएगा जिसके थ्रू आप बढ़िया से उसको कर सकते हैं, ठीक। ये इतना विश्वास बना के पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, हम लोग बात करते हैं यूपी की ऋतुओं के बारे में। यूपी की ऋतु के बारे में थोड़ा सा बात करने से पहले, ठीक है, हम थोड़ा बेसिक पर बात कर लेते हैं तो आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपका। सिनॉप्सिस बनाए, सिर्फ क्लास में आके पढ़ते हो, घर नहीं जाके पढ़ते। जब रिवीजन करते हो तुम जी, सिनॉप्सिस वगैरह बनाए, थोड़ा सा बनाओ। अभी नहीं महसूस हो रहा है आपको, आप सोच रहे हैं 6 पेपर है, 6 पेपर में कितने अलग अलग सेगमेंट आपको पढ़ना है। अगर एक ही बार में क्लियर करना चाहते हैं पीसीएस का, ठीक है, या कोई भी परीक्षा आप एक बार में क्लियर करना चाहते हैं, एक अच्छा सिनॉप्सिस मेंस के जस्ट पहले आपके पास होना चाहिए, ठीक। जैसे जलवायु का एक अलग सिनॉप्सिस आपका हो, ठीक, भौतिक प्रदेश का अलग, भूगर्भिक प्रदेश का अलग, समझ रहे हैं, मृदा का अलग, ऐसे एक एक होगा। एग्जाम से पहले जस्ट आप क्या करेंगे, बस पेज उठाएंगे अपना,
पलटे रख गए। आप एग्जाम हॉल में घुसने से पहले भी 1-2 घंटा जो आपको मिलेगा उसमें भी उसको पलट कर जा सकते हैं, तो चीजें दिमाग में रहेंगी, तो वहां पर आपको सोचना नहीं पड़ेगा पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, बस तुरंत जैसे ही मिलेगा आप वैसे ही लिखना चालू कर देंगे। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करिए। देखिए मेन जो मुद्दा ये नहीं है कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मेन मुद्दा ये है कि आप कितनी सारी चीजें एग्जाम में लेकर जा पा रहे हैं और कितना आप लिख पा रहे हैं, यही होता है। जनरली होता यह है कि जब आप पूरी तैयारी के साथ नहीं जाते हैं, पहले से ही अभ्यास कर कर नहीं जाते हैं, तो ये होता है कि बस किसी तरह से पेपर को लिख दिया जाए। इस अप्रोच के साथ अगर आप मेंस लिखेंगे तो आप नंबर नहीं पाएंगे, ठीक। लेकिन हमें बढ़िया से लिखना है, ठीक। जब बढ़िया से लिखने के लिए आपका बैकहैंड में मेहनत क्या होनी चाहिए, ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए, अब हम लोग तो इतना कुछ पढ़ चुके हैं कि अगर ये सब नहीं भी रखें, ठीक, तब भी पढ़ा सकते हैं आराम से, अगर कुछ इधर उधर का बताकर, ठीक है, आपका काम हम चला देंगे, ये भी कर सकते हैं। लेकिन बढ़िया तरीके से पढ़ाने के लिए क्या करना, हम भी जो है, अब 2 दिन, अब 3 दिन छुट्टी रहेगा, खूब ढंग से पढ़ेंगे, उसको पढ़कर उसका एक एक टॉपिक को तैयार करेंगे, फिर आकर जो है क्लास में उसके बारे में आपको समझाएंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है, कुछ डायग्राम बने होते हैं, कुछ नहीं बने होते, मैं अपने हाथ से फिर उनको ड्रॉ करता हूँ, सेक्शन वाइज उनको बांटता हूँ, वहां पर उनको लिखता हूँ। जैसे कल जलवायु प्रदेश वाला, मैंने उसको क्या किया, सेक्शन वाइज डिवीजन कर दिया, कितना तापमान हो सकता है, ठीक, मैक्सिमम मिनिमम क्या हो सकता है ठंडी और ग्रीष्म ऋतु का, वर्षा की मात्रा कितनी हो सकती है, देखिए एक ही लाइन, बस वही उसका सिनॉप्सिस अगर देखा जाए, उसको लिख देंगे, आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। समझ रहे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत घर पर जाकर करिए, कम से कम जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, जब नहीं बनेंगे बहुत बहुत दुख होगा, और पूरी जिंदगी के लिए होगा, ये भी जान लीजिए। जब भी रिजल्ट आएगा आपको ये तकलीफ देता रहेगा, ठीक है। और अपने आसपास जब टेस्ट लगातार सबका सिलेक्शन होता रहेगा और आप बाहर रहेंगे, इससे भी दुख होगा। तो इस दुख से दूर किया जा सकता है, अभी समय है हाथ में, ऐसा है नहीं कि आप लोग तैयारी करते करते बहुत एजेड हो चुके, ठीक। तो अभी समय है, जितना मेहनत लग सके, समय का मैक्सिमम आप क्या करिए, यूटिलाइजेशन करिए सुबह से शाम तक का, ठीक है। थोड़ा सा आलस त्याग दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लिख कर आंसर, घर में बैठे रिवीजन कर रहे हैं, लिख लिख के आप सिनॉप्सिस भी बन रहे हैं, रिवीजन भी हो रहा है। तो एक बार आपने क्लास में लिखा, एक बार सिनॉप्सिस के समय आपने लिखा, डबल बार आपका लेखन हो गया, है ना। अब चीजें आपका ज्यादा से ज्यादा तैयार हो जाएंगी। चलिए ठीक है, तो यूपी की ऋतुएं, तो यहाँ पर 4 प्रकार की ऋतु होती है ना। एक होता है आपका शीत ऋतु, ठीक। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, ठीक। उसके बाद लौटता हुआ मानसून। अब ये चीज समझने से पहले थोड़ा सा मैं एक चार्ट, वो चित्र बना दे रहा हूं, बनाइएगा नहीं, फिर सिर्फ अपने आप समझिएगा, ठीक है। वही चीज जो है उसके बारे में होगा, ये बना लिए थे पीछे वाला, ठीक। देखिए ये क्या है, सूरज है ना, और अर्थ इसके चारों तरफ क्या करता है, रोटेट करता है ना? साथ ही साथ अर्थ क्या है, अपनी धुरी पर भी घूमता है, ठीक है, चारों तरफ चक्कर लगाता है, और इसी धुरी पर घूमने के कारण क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं, ठीक। जो हिस्सा सूरज के सामने रहेगा वहां पर दिन, और जो पीछे रहेगा वो हिस्सा रात, ठीक। इसके अलावा सूरज क्या, पृथ्वी क्या है, अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री क्या हुआ है, झुका हुआ है, और इसी कारण सूरज की किरणें जो है पृथ्वी पर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसी के बीच में कैसा पड़ता है, लंबवत पड़ती है, ठीक। और इसके ऊपर के जितने भी अक्षांश है वहां पर सूरज की किरणें कैसी पड़ेंगी, ऑब्लिक पड़ेंगी, तिरछी पड़ती है। समझ में आई बात,
ठीक, तो इसी कारण से ये वाला जो क्षेत्र होता है ये कैसा होता है, यहाँ पर तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है, जहां पर टेम्परेचर साल के अधिकांश महीनों में ज्यादा होता है। ठीक, तो इसी को हम इस आधार पर कहते हैं कि सूरज क्या होता है, एक बार किधर 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर जाता है। ठीक, जाने का मतलब वहां उसकी किरणें लंबवत पड़ती हैं, उसके बाद ये क्या होता है, फिर वापस 0 डिग्री पर आता है और फिर 23.5 डिग्री साउथ में जाता है। समझ में आई बात इतनी? तो यहां तक आने जाने का मतलब ये है, पहले समझ लो बाद में वहां देख लेना। आने जाने का मतलब ये है कि वहां तक सीधी किरणें पड़ रही है साल के कुछ समय में। समझ में आई बात इतनी बात? ठीक है, अब इसी के कारण जो ये जो वार्षिक गति है, इसी के कारण ही क्या होता है, विभिन्न ऋतुएं होती है। समझ में आई बात? देखिए अब कैसे होता है, ये अगर 0 डिग्री है, ठीक, ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, इस समय क्या होगा, सूरज की लंबवत किरणें कहां होगी, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है। ठीक है, ये स्थिति होती है लगभग 21 जून को। ठीक है, अब इस समय जब सूरज लंबवत पड़ेगा, चूंकि ये अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई है, और अगर ये इसका पोलर रीजन है, ठीक, तो इस समय ये जो प्रकाश, जैसे सूरज का जो रोशनी जिस हिस्से में पड़ती है, जितने भाग में, इसे क्या कहा जाता है, प्रकाश वृत्त कहा जाता है। अगर इसके चारों तरफ फोटिक सर्कल, ठीक, तो ऊपर क्या होता है, प्रकाश वृत्त होता है। तो जो चीजें प्रकाश वृत्त के भीतर रहेंगी, यहां पर क्या होगा, दिन होगा, और जो इसके पीछे रहेगा वहां पर क्या रहेगा, रात की स्थिति होगी। समझ में आई बात? ठीक, तो अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो प्रकाश वृत्त है वो कुछ कुछ इस तरह से बनेगी। समझ गए? तो इस समय अपने यहां चूंकि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये साउथ हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण 0 डिग्री के ऊपर का जो है वो क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री के जो साउथ में है 90 डिग्री तक, वो दक्षिणी गोलार्ध। तो सूरज इस समय क्या होगा कि कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में है, कर्क रेखा के पास है। तो इस समय जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चले जाएंगे, ये क्या है, इक्वेटर है, इक्वेटर से पोल्स की ओर जैसे जैसे हम जा रहे हैं, यहां दिन की लंबाई क्या होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है ना, और रातें क्या हो रही हैं, छोटी होती जा रही है। इसीलिए देखिए गर्मियों में अपने यहाँ क्या होता है, दिन लंबा होता है और रात छोटी होती है। इतनी बात समझ में आई? ठीक, जस्ट, और पोल्स पर क्या होगा, पूरे 6 महीने का दिन रहे। क्यों, 0 से 23.5 तक आते हुए 3 महीना लगेगा। ठीक, और उसके बाद जो है 0 से 23.5 से फिर 0 में आने तक कितना महीना लगेगा, 3। तो टोटल 6 महीने तक यहाँ पर क्या रहेगा, दिन की स्थिति रहेगी, और यहाँ पर 6 महीने की रात होगी, जब सूरज कहां होगा, कर्क रेखा के मतलब उत्तरी गोलार्ध में होगा, क्योंकि 0 से 23.5 नॉर्थ की हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में ऐसे कंडीशन में। यहां तक समझ में आ रही? ठीक, मिटाना है मुझे। क्लियर है इतनी बात? ठीक, इस समय उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई लगातार बढ़ेगी। ठीक है, और बढ़ते बढ़ते जब पोल्स पर पहुंचेंगे तो वहां दिन की लंबाई क्या हो जाएगी, पूरे 24 घंटे दिन ही की स्थिति रहेगी। ठीक, अब क्या हुआ, अब सूरज जो है फिर से वापस कहां आ गया, 0 डिग्री पर। मतलब इस समय 0 डिग्री पर क्या हो रहा है, सूरज की किरणें लंबवत पड़ती, परपेंडिकुलर पड़ती। ऐसे कंडीशन में दोनों गोलार्धों में दिन और रात की लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। समझ में आई? दिन और रात की लंबाई बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, विषुव की स्थिति कहते हैं। समझे? ठीक, अब इसके बाद फिर से सूरज कहां चलना शुरू करेगा, मकर रेखा की ओर। यहां कहां था, कर्क रेखा, फिर से 0 डिग्री पर आया, और फिर अब कहां पर आएगा, मकर रेखा पर आएगा। तो अगर ये 0 डिग्री होगा
तो ये मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ है, ठीक। इस कंडीशन में जो प्रकाश वृत्त है, चूंकि झुकाव क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ हो जाएगा, सूरज की किरण कहां पड़ रही है, यहां लंबवत पड़ रही है, तो प्रकाश वृत्त कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा, ठीक। तो यहां उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे और रातें लंबी हो जाएंगी, ठीक। और जैसे जैसे हम पोल्स पर जाएंगे, यहां पर दिन की रात की लंबाई बढ़ती चली जाएगी और 24 घंटे के लिए क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। समझे बात। तो ये स्थिति होती है कब, 22 दिसंबर को, ठीक। जब सूर्य कहां होता है, मकर रेखा पर। देखिए यहां जब होगा, इसे ही क्या कहा जाता है, ग्रीष्म ग्रीष्म आयनांत की स्थिति कहा जाता है, सॉलिस्टिसिस जिसे कहते हैं, ठीक। और जब सूरज यहां होगा तो इसे क्या कहा जाता है, शीत आयनांत। देखिए इस समय उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, शीत ऋतु रहेगी, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगी, ग्रीष्म ऋतु रहेगी। हम इसे शीत आयनांत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम निवास करते हैं कहां पर, हम उत्तरी गोलार्ध में निवास कर रहे हैं, तो ये इसलिए हमारे लिए शीत आयनांत। कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में बैठकर अगर पढ़ाई कर रहा है तब वो उसे ग्रीष्म आयनांत कहेगा, ठीक है, समझ गए, क्योंकि वो साउथ हेमिस्फीयर में है, इसलिए वहां पर ऐसे बदल जाए। तो जो हमारे लिए ठंडी है वो दूसरे लोगों के लिए क्या है, गर्मी। और जो हमारे लिए गर्मी है, जैसे यहां पर ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो इस समय कौन सा कैसा ऋतु रहेगा, शीत ऋतु रहेगी, उनके लिए शीत आयनांत की स्थिति है, ठीक। अब इसके बाद सूरज फिर से कहां आ जाता है, 0 डिग्री पर, फिर से दिन और रात की लंबाई क्या हो जाती है, समान हो जाती है, ठीक। और ये स्थिति कब होती है, 23 मार्च को, ठीक है। और यही चक्र जो है लगातार चलता रहता है और इसी के कारण से ऋतुओं की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। समझ में आई। अब हम इसी को ले जाकर इंपोज करेंगे कहां पर, उत्तर प्रदेश कहां है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, तो हमको ध्यान रखना है 21 जून के टाइम के क्या रहेगा अपने यहां, ग्रीष्म ऋतु, ठीक। और दिसंबर के टाइम में अपना शीत ऋतु। क्लियर, पक्का। चलिए तो अब देखिए, अब शीत ऋतु पहले हमने क्या लिखा है, शीत ऋतु तो मध्य नवंबर से अपने यहां शुरू हो जाता है। जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है, थोड़ी थोड़ी हल्की ठंडक शुरू हो गई, लेकिन नवंबर आते आते मिड नवंबर तक पहुंचेंगे तुरंत तो ठंडी का एहसास ज्यादा होने लगेगा। समझ में आई बात, ठीक। और जनवरी तक पहुंचते पहुंचते दिन क्या हो जाते हैं, एकदम ठंडे होने शुरू हो जाते हैं। याद 10-15 दिन हाथ पैर फिर चलते नहीं अपने, ठीक। औसत मासिक तापमान जो है उस समय 15 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या चला जाता है, नीचे चला जाता है और दैनिक तापांतर अधिक हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापांतर ज्यादा नहीं होता है, शीत ऋतु में दैनिक तापांतर या वार्षिक तापांतर आपको ज्यादा दिखाई देगा। समझ रहे बात को। तो दैनिक तापांतर दिन के समय क्या हो जाएगा, गर्मी, दिन गर्म और रात अचानक से बहुत ज्यादा ठंडी, ठीक। तो इसलिए दैनिक तापांतर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और कई बार ये जो दैनिक तापांतर है ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाता है। मतलब रात और दिन के टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस है वो कहां पहुंच जाता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाता है, ठीक। राज्य का जो हमारा उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है, ये हिस्सा क्या रहता है, सबसे ज्यादा ठंडा रहता है। समझ गए, ठीक। और वहां पर कोहरा, पाला, उसके साथ शीतलहर की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दक्षिण से उत्तर में जाने पर, अगर साउथ से अगर नॉर्थ की ओर जाएंगे तो जाते जैसे जैसे आप क्या होते, कर्क रेखा से दूर होते चले जाते हैं, सूर्य की किरणें क्या हो जाती हैं, तिरछी होती जाती हैं। इसके कारण ठंडी भी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती हुई चली जाएगी। थोड़ा सा उस उधर अक्षांश का भी प्रभाव है, ठीक। तो जैसे जैसे साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगे तापमान कम हो जाता है और दिसंबर के अंत तक इस समय कहां पर होता है, सूर्य मकर रेखा पर होता है और इस समय अपने यहाँ का तापमान क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक। अगर तापमान कम रहता है उस कंडीशन में कैसे वायुदाब होता है, उच्च वायुदाब, हाई प्रेशर, है ना। तो हमारे यहाँ भी उस समय क्या रहता है, उच्च वायुदाब की स्थिति रहती है उत्तर प्रदेश में। इसी समय उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम, देखिए जेट स्ट्रीम क्या होता है, बड़ी तीव्रता से चलने वाली
ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली क्या होती है, एक पवन राशि होती है, ठीक, एयर मास होता है जो बहुत ही तेजी से चलता है। क्योंकि जब जेट प्लेन चलाया गया था उसी के द्वारा इसकी खोज हुई थी, इसलिए इसे जेट स्ट्रीम कह दिया गया। 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर सतह से ऊपर चलती है। तो चलिए थोड़ा सा इसका काम है अपना, ठीक। तो इस समय जो जेट स्ट्रीम है, जब ये भारतीय उपमहाद्वीप पे आता है, के पास आता है, भारत के सामने आता है, तो ये क्या हो जाती है, दो भागों में बट जाती है। एक इसकी शाखा कहां चली जाती है, हिमालय के उत्तर में, ठीक। और दूसरी जो शाखा है ये कहां चलती है, हिमालय के दक्षिण में, ठीक। समझ में आई बात। तो इस समय ये जेट स्ट्रीम क्या होता है, हिमालय के दक्षिण में क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है, ठीक। क्योंकि जितना हाई जो है वो इसका जो जेट स्ट्रीम है जितना इस साइड आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, अपने साथ हाई प्रेशर स्टेब्लिश कर देगा ठंडे के समय में, ठीक। जब तक ये जेट स्ट्रीम भारतीय उपमहाद्वीप के मतलब हिमालय के दक्षिण में बना रहता है तब तक अपने यहाँ मानसून नहीं आता है। जब ये नॉर्थ की ओर जाकर इस शाखा में मिल जाती है तभी अपने यहाँ मानसून प्रवेश करती है। वो जब इंडियन मानसून पढ़ेंगे तो वहां पर हम उसके संबंध में बात करेंगे। दूसरी चीज ये क्या है कि जेट स्ट्रीम जब चलती है तो अपने साथ क्या करती है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर के केंद्रों को मतलब चक्रवातों को लेकर चलती है। जब भी हाई प्रेशर का कोई केंद्र होता है कि केंद्र में हाई प्रेशर और बाहर जाने पर लो प्रेशर, कल हमने बताया था कि हमेशा हवा कहां से कहां चलेगी, हाई से लो की ओर, तो इसे कहा जाता है एंटी साइक्लोन, ठीक। प्रति चक्रवात, जब प्रति चक्रवातीय दशा होगी तब उस समय क्या होगा, मौसम एकदम साफ रहेगा, ठंडी ठंडी हवाएं लगेंगी आपको, ठीक। तो उस समय कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होंगी, ना वर्षा होगी ना ही तापमान अचानक से, तापमान तो गिरेगा क्योंकि ठंडी वायु राशि चलती, ठीक। दूसरी चीज क्या है, इसी की तरह जहां पर वायु राशि उठती है, यहां पर जैसे यहां पर ऊपर उठ रहा है ना, इसीलिए लहर बना है, यहां नीचे धंस रही, तो यहां पर हाई प्रेशर होगा और यहां पर लो प्रेशर होगा। जब लो प्रेशर का सेंटर रहेगा तो हवाएं क्या है, बाहर हाई प्रेशर है, सेंटर में लो प्रेशर है, तो हवाएं क्या होंगी, बाहर से अंदर की ओर गति करें। चक्रवात का मतलब होता है ऐसी हवा जो चक्रीय रूप से चले, ठीक। तो जब ये हवाएं बाहर से अंदर की ओर पहुंचती है, जब इस सेंटर में पहुंचती है तो इसके सहारे ये क्या करती है, जैसे ये लो प्रेशर का सेंटर है तो इसके सहारे ये क्या करने लगती है, ऊपर उठने लगती है। समझ गए बात को, ठीक। ऊपर उठने के बाद फिर पृथ्वी के रोटेशन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक है, ये क्या करती है, फिर से नीचे उतर आती है, फिर इसी सेंटर की ओर क्या हो जाती है, आकर्षित होते हैं। तो ये हवाओं में क्या हो रहा है, चक्रीय गति हो रहा है। समझ रहे बात को। तो इस जब भी हवा ऊपर उठती है सतह से नीचे, जैसे जैसे ऊपर जाएगी, बहुत सारा जलवायु पढ़ाना इतना आसान काम नहीं है, ठीक। हर चीज जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप उसको जोड़ नहीं पाएंगे चीजों को, समझ रहे हैं। तो देखिए जब धरती हमारी क्या होती है, नीचे से ऊपर जाने पर क्या हो जाती है, तापमान में कमी आती है, नॉर्मल लैप्स रेट है ना। तो हर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर में क्या होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाती है। समझ में आई बात। तो जब हवा ऊपर उठती है तो ऊपर जाने पर मान लीजिए कहीं पर वायु ऊपर उठ रही है, तो जब ऊपर उठेगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगी तापमान में क्या आएगी, कमी आएगी। जब तापमान में कमी आएगी तो उसका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ठीक, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब सापेक्षिक आर्द्रता, क्या होता है सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब, देखो इसका मतलब ये है, अगर मान लो मैं यहां पर हवा ले लूं, ठीक, और उसमें नमी की मात्रा निकालूं, ठीक, वो जितना नमी वर्तमान में है और उस हवा के द्वारा जितना नमी ग्रहण की जा सकती है मैक्सिमम, उसी के अनुपात को ही, उसी के रेशियो को ही क्या कहा जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहा जाता है, ठीक। सही बोल रहा था वो, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, जैसे जैसे अब जैसे गर्म हवा, गर्मी के टाइम में हम ज्यादा प्यास लगती है, ज्यादा पानी कंज्यूम कर सकते हैं। गर्मी के टाइम में क्या हवा में भी वही स्थिति रहती है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है, जलवाष्प का अवशोषण कर सकती है, ठीक। लेकिन गर्मी में, ठंडी में क्या हो जाता है, उलट स्थिति हो जाती है, वो ज्यादा जलवाष्प का ग्रहण नहीं कर पाते। तो जब कोई गर्म हवा ऊपर उठेगी तो ये क्या होती चली जाएगी, ठंडी होती चली जाएगी। तो एक स्थिति ऐसा आ जाएगा कि वहां जाने पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, 100%, मतलब आप संतृप्त हो गए। आपको मैंने इतना पानी पिलाया कि अब आप और नहीं पी सकते, और उसके बाद अगर मैं पानी पिलाऊंगा तब क्या होगा, आप उल्टी कर दोगे, है ना। यही क्या करता है, यही हवा के साथ भी होता है। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, उसके बाद यहां पर एक प्रोसेस होने लगता है जिसे कि कंडेंसेशन कहते हैं, हिंदी में संघनन कहते हैं, जिसमें जो जलवाष्प होता है उसका कन्वर्जन किसमें होने लगता है, जल में होने लगता है। समझ में आई बात। तो यहां जो हवा में वाटर वेपर था, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, जल के रूप में। जब इनका आकार बड़ा होता जाता है, ठीक, वैसे कंडीशन में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये कहां चली आती है, सतह पर चली आती है, और इसी के कारण क्या होता है, वर्षा होता है। क्लियर है बात, ठीक। अब देखिए, अब हुआ क्या कि जो इसका लो प्रेशर का सेंटर है जेट स्ट्रीम का, ठीक है, इसमें वायु का क्या होता है, बड़ी तेजी से आरोहण होता है। जब यही लो प्रेशर का सेंटर क्या करता है, भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरता है उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम का, तो वहां से आर्द्रता को ग्रहण करती है, और जब ये भारत में आती है ठंडियों के टाइम में, क्योंकि उस समय जेट स्ट्रीम कहां है, हिमालय के साउथ में है, तो उत्तर प्रदेश के रीजन में, और उधर हरियाणा, ठीक, पंजाब हो गया, यूपी का पश्चिमी वेस्टर्न जो है यूपी हो गया, तो वहां पर क्या करेगा, ये लो प्रेशर का सेंटर पहुंचता है, तो ये क्या करता है, बड़ी तेज आंधी के साथ जो है बड़ी तेजी से वर्षा भी होती है, और वो वर्षा, और चूंकि ये क्या है, जेट स्ट्रीम में जो चक्रवात होता है वो बड़े लंबे समय तक धीरे धीरे करके वर्षा होती है, देखते हैं 8-9 दिन तक लगातार बारिश होती रहती है, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, कभी ज्यादा हुई, फिर कम हो गई, फिर बूंदाबांदी होने लगा, इस तरह से बारिश हो, इसे ही के कहा जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इस शीत ऋतु में, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा क्या होती है, कुछ मात्रा में वर्षा कराई जाती है, ठीक, और ये वर्षा की मात्रा लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर होती है, जो यहाँ की रबी के फसल के लिए क्या होता है, बहुत ही लाभदायक होता है। यहाँ थोड़ा बहुत समझ में आया, जब समझ में आया तो लिख लीजिए। यूपी की ऋतु है, और उसमें चार्ट बना चुके हैं, हाँ, शीत ऋतु हेडिंग डाल दीजिए। हाँ, जेट स्ट्रीम के साथ ही ये आती है। हाँ, तो वो जब ठंडी के समय में जो मेन हाई प्रेशर का जोन कहां पर स्टेब्लिश होता है, राजस्थान वाले रीजन में, ठीक, और जब वही उसके साथ पीछे, जब सामने अगर हाई है उसके बाद लो आएगा, फिर लो आया उसके बाद फिर हाई आएगा, देखिए उसके बाद जब वो बारिश खत्म हो जाती है, फिर से हाई प्रेशर का जोन वहां पर स्टेब्लिश हो जाता है, फिर से हल्की हल्की हवाएं चलने लगती है, मौसम साफ हो जाता है, बारिश वारिश का कोई पता रहता नहीं। जस्ट उलट कंडीशन, ठीक, जो चक्रवात में जो कंडीशन है उसका जस्ट उलट कंडीशन प्रति चक्रवात में होता है। हाई प्रेशर का सेंटर का मतलब एंटी साइक्लोन, ठीक, लो प्रेशर का सेंटर का मतलब साइक्लोन, ठीक। और हमेशा यह भी ध्यान रखिएगा, अगर नीचे साइक्लोनिक कंडीशन है तो ऊंचाई में जाने पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होता है, ठीक है। तो नीचे लो प्रेशर, ऊपर हाई प्रेशर, अगर नीचे हाई है तो ऊपर लो बनेगा, हमेशा ये कंडीशन बनी रहती है, ठीक। बाकी जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पर चीजें पढ़ी जाती है, यहाँ पर तो थोड़ा सा अभी ये पढ़ाने लगे पूरी क्लास खत्म हो जाएगी, 2 घंटा इसी में चलना है, ठीक है, इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है मैंने करा दिया। लिखिए, यूपी का कोर्स भी तो कंप्लीट कराना है, ज्योग्राफी वन ऑफ द मोस्ट वास्ट सेक्शन, ठीक, चाहे वो यूपी के संदर्भ में आप पढ़ो, चाहे इंडिया के संदर्भ में, वर्ल्ड के संदर्भ में पढ़ो, बहुत लंबा सिलेबस होता है। अभी मिनरल्स है, ठीक है, उसके बाद जितना विषय आप समझते हैं, ठीक है, सब ज्योग्राफी में आता है। हमने बताया था ना पहले दिन कि अगर आप एनसीईआरटी किताब पढ़ेंगे ज्योग्राफी का 11th वाला, तो देखिएगा एक सर्किल बना होगा और उसके चारों तरफ और ढेर सारी सर्किलें बनी होंगी, इसमें अलग अलग विषय लिखे होंगे, और यहाँ बीच में देखिएगा भूगोल लिखा हुआ है। सब
जितने भी आज विषय आप पढ़ रहे हैं सबकी जननी है भूगोल। धरती नहीं होता तो क्या क्या होता, कुछ नहीं होता, ना इतिहास होता, ना जो है आपका पॉलिटी होती, कुछ नहीं होती। पॉलिटी तो क्या है, पॉलिटी क्या हो गया, व्यवस्था बनाना, किस तरह से लोगों को एक व्यवस्था के अंदर, नियम कानून के अंदर रखा जाए, वो पॉलिटी हो गया। इतिहास, इंसान ने अभी तक विकास क्रम में क्या क्या काम किया, क्या 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 घटनाएं, कौन शासक ने बढ़िया काम किया। हालांकि जैसे बहुत सारे इतिहासकार हैं, जैसे सब अल्टरनवादी इतिहासकार, उनका ये मानना है कि इतिहास जो है राजा महाराजाओं का नहीं होता, इतिहास किसका होता है, इतिहास होता है आम लोगों का। इसीलिए जो सब अल्टर्न इतिहासकार होते हैं, सब अल्टरनवादी इतिहासकार, वो जनजाति इतिहास, किसान इतिहास, वामपंथी आंदोलन, इन सबको ज्यादा वो महत्व देते हैं बनिस्बत जो है राजा महाराजाओं के इतिहास का। तो उस समय जो संघर्ष हुए होंगे, जो जनजातियों ने संघर्ष किया है, ठीक, या जो छोटे छोटे जमींदारों ने, किसानों ने संघर्ष किया है, वो इतिहास में उन घटनाओं, वो कहते हैं लोगों का इतिहास होता है, राजाओं का इतिहास नहीं होता है। ठीक, तो अलग अलग विचारधाराएं हैं, जब हिस्टोग्राफी आप पढ़ते हैं उसमें अलग अलग विचारधाराओं को आप पढ़ते हैं। तो सब मेंस का टॉपिक है, वो भी ऑप्शनल में, यहाँ पर कोई रोल नहीं है उसका। ठीक, चूंकि मेरा कई सारे ऑप्शनल रहे हैं इसलिए मालूम है हमको। चलिए लिखिए सीट, 4-5 ठो तो हमने ऑप्शनल पढ़ा। लिखिए, यह मध्य नवंबर से शुरू होती है। शीत ऋतु, ऋतु 4 थी ना, तुम अच्छा लेट में आयो, लेकिन कंसिस्टेंट हो। हाँ लिखिए, यह मध्य नवंबर से शुरू होती है और जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है, और जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है। इस समय औसत मासिक तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है। औसत मासिक तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है। दैनिक तापांतर भी अधिक होता है। और 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, और 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। राज्य के पश्चिमी भाग सर्वाधिक ठंडे रहते हैं। राज्य के पश्चिमी भाग सर्वाधिक ठंडे रहते हैं। और कोहरे व पालों के साथ, देखिए जिस तरह से संघनन जो होता है, दो तरह से होता है। ठीक, एक होता है ऊपरी वायुमंडल में और एक होता है निचले वायुमंडल में। ठीक, संघनन दो प्रोसेस है ना। एक को कहा जाता है इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, है ना, और दूसरे को कहा जाता है संघनन। वाष्पीकरण में क्या होता है, जल का कन्वर्जन जलवाष्प में होता है, और संघनन में क्या होता है, जलवाष्प का परिवर्तन फिर से जल में हो जाता है। ठीक, तो जब ये संघनन होता है ऊपरी वायुमंडल में, जब संघनन होता है तो ये किसके रूप में दिखाई देता है, हिमवृष्टि हो सकती है, साहिम हो सकता है, फ्लीट हो सकता है। ठीक, ऊपरी वायुमंडल में जब संघनन होगा। ठीक, और जब निचले वायुमंडल में संघनन हो जाता है, जैसे ठंडियों के समय में रातें बड़ी लंबी होती हैं, ठीक, और सूरज की किरणें भी तिरछी होती हैं अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा, इसलिए धरती गर्म नहीं हो पाती ज्यादा। तो और जैसे ही रात लंबी होगी तो धीरे धीरे क्या होगा, सारा जो एनर्जी है वो निकलता चला जाएगा, जो भी पार्थिव विकिरण है वो क्या होता जाएगा, रिलीज होता जाएगा, और सतह से लगकर हिस्सा जो है क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो जब निचले वायुमंडल में क्या होता है, संघनन होता है, तो ये किसका रूप ले लेती है, ओस हो गया, कोहरा हो गया, है ना, पाला हो गया। ठीक, इस तरह का रूप ले लेती। तो दोनों संघनन ऊपरी वायुमंडल में भी होता है
और संघनन निचले वायुमंडल में। अपने यहाँ ये शीत ऋतु की विशेषता है और शीतोष्ण कटिबंधों में सभी ऋतुओं में संभव है। समझ गए बात को? ठीक।